कैसे आप लोग? आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और गेस कीजिए ये कौन सा चैप्टर हो सकता है। एक दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, उस क्वेश्चन से गेस कीजिए कि कौन सा चैप्टर हो सकता है। देखिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए बताइएगा क्या गलती, कौन सा चैप्टर हो सकता है। चैप्टर गेस करना है आपको। As he was late, so he was punished. As he was late, so he was punished. A, B, C और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। As he was late, he was punished. ठीक है। I have never seen him nor his friend. और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। वैसे जिसने इस चैप्टर को पढ़ रखा है वो तो चैप्टर देखते ही बता देगा, क्वेश्चन देखते ही बता देगा किस चैप्टर का क्वेश्चन है। और जिसने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है उसको तो तकलीफ हो सकती है, उसको तकलीफ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। पता चला, कुछ समझ में आया? मैं चाहता था इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता और एक सेकंड में आप गेस कर लेते कौन सा चैप्टर है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं पूछा। जो जो क्वेश्चन देखकर कोई भी गेस कर जाए कि कौन सा चैप्टर होगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को अगर देखकर गेस कर पाए आपकी कौन सा चैप्टर होगा तब बहादुरी है, तब माना जाएगा हाँ सचमुच आपको पता था। और इसमें ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसको देखते ही बता दिया जाए, कोई भी देखते बता देगा कौन सा क्वेश्चन है। तो अब मैं राज नहीं बताऊं, सबसे पहले तो मैं गलती बता रहा हूँ कि गलती किसमें है, फिर उसको डिटेल पर डिस्कस करेंगे हम लोग तो मजा आएगा। सबसे पहली बात, इसमें जो गलती है वो सो की गलती है। इसमें सो नहीं होगा, ऐसे सेंटेंस शुरू हुआ सो नहीं होगा, पहली बात। इसमें इसमें दो गलती आप लोग कर सकते हैं। आप में से कई लोगों ने मेरे ख्याल से यहाँ पे नाइदर कर दिया होगा, क्योंकि आपको देखते ही नाइदर नॉर आइदर और का ख्याल आया होगा, तो आपने नाइदर कर दिया होगा तो नॉर देखकर। तो नाइदर अगर यहाँ कर भी देंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर नाइदर करेंगे तो यहाँ वर्ब हो जाएगा, नॉर के बाद इधर नाउन हो जाएगा, सेंटेंस वैसे ही गलत हो जाएगा। इसलिए तुक्का मारने का कोई स्कोप नहीं था और कुछ गड़बड़ करने का स्कोप नहीं था, जबकि कुछ सेंटेंस देखने में आसानी लग रहा है। इसमें गलती यहाँ है, नॉर की जगह क्या होगा, और होगा। है ये वही चैप्टर जो आपको थोड़ा सा शक हुआ होगा। कुछ लोगों को तो शक भी नहीं होगा कौन सा चैप्टर है, लेकिन कुछ लोगों को शक हुआ होगा कि कौन सा चैप्टर हो सकता है, दिमाग में कुछ खटका होगा कि ये कौन सा चैप्टर हो सकता है। तो जाहिर सी बात है आपको शक हुआ या ना हो, लेकिन ये जो चैप्टर है वो है कंजंक्शन। कौन सा चैप्टर है? कंजंक्शन। जब शुरू में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दिया होगा तो मैंने आपको बताया होगा कंजंक्शन जो है बेसिकली दो वर्ड से मिला है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहली क्लास में हम लोग सिर्फ बेसिक बात करेंगे, बेसिक बात पे। तो वैसे कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बातें इसमें होती है, बहुत ज़्यादा बातें भी हम लोग करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका जो सिलेबस है उसको ध्यान रखते हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो उसका ध्यान रखा जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता है, कुछ एग्जाम में ज़्यादा पढ़ना रहता है, इस बात को ध्यान रखना होता है। तो शुरू करते हैं। कंजंक्शन दो वर्ड में, इसको अगर हम ब्रेक करें
तो एक कन है और एक जंक्शन है। कन का मतलब हो गया टुगेदर, एक साथ, और जंक्शन का हो गया ज्वाइन। ठीक है, कन और जंक्शन, कन जंक्शन ज्वाइन कर। ठीक है, तो कंजंक्शन तो ज्वाइन किया टुगेदर, एक साथ ज्वाइन कर दिया, एक साथ कनेक्ट, इसलिए कई लोग इसको कनेक्टर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको कई लोग इसको, क्योंकि साथ साथ ज्वाइन कर रहा है, साथ साथ जोड़ रहा है, तो कई बुक में कनेक्टर्स लिख देते हैं। लेकिन कनेक्टर्स में भी कहा जाता है, कोई बात नहीं, कह देते हैं लोग, कनेक्टर्स भी कह सकते, लेकिन बेसिकली ये कंजंक्शन है। और कंजंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये वो समझिएगा कि एक ही वर्ड जो है वो कंजंक्शन भी हो सकता है, एक ही वर्ड जो है एडवर्ब भी हो सकता है, एक ही वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, ये सब पॉसिबल है। इसका भी मैं अभी आप एग्जाम्पल दिखाऊं, क्योंकि बेसिक समझना है, ताकि आप डिफाइन समझ पाए कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कुछ एग्जाम में समझना बहुत जरूरी होता है। तो कंजंक्शन सिर्फ हम उसको कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करने की बात करेगा। मतलब जो कनेक्ट ही कर रहा है, कनेक्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, वही कंजंक्शन है। कनेक्ट करने के अलावा अगर कुछ और भी काम कर रहा है तो वह फिर कंजंक्शन नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कंजंक्शन का काम क्या है? मियरली कनेक्ट्स, मियरली कनेक्ट्स और मियरली ज्वाइंस। इसका काम सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करना होता है, कनेक्ट करना होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो जो सिर्फ ज्वाइन करता है, सिर्फ कनेक्ट करता है, मियरली का मतलब क्या? केवल, जो केवल कनेक्ट कर, बस बस जोड़ दे रहा है। जोड़ देने का मतलब पुट टुगेदर, दो चीजों को साथ रख देगा, पुट टुगेदर, कि दो चीजों को साथ रख देता। अब ये दो चीजें किस चीजों को साथ रखता है? तो ये ध्यान रखना कि जो कनेक्ट करता है, ये जो ज्वाइन करता है, ये किसको किसको ज्वाइन करता है? तो बेसिकली तीन चार चीजों को ज्वाइन कर सकता है। वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, बेसिकली वर्ड्स को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को भी, किसको? सेंटेंसेस को भी, और फ्रेजेस को भी। चार चीजों को कनेक्ट करता है। वर्ड्स, दो वर्ड को कनेक्ट करता है, दो वर्ड को कनेक्ट कर सकता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर सकता है, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से कनेक्ट कर सकता है, और एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से कनेक्ट कर सकता है। अब वर्ड्स क्या होते हैं आपको पता ही रखा है। वर्ड्स क्या है? जैसे हमने कहा राम एंड रवि, तो ये दोनों वर्ड हुआ। क्लॉज का पूरा डेफिनेशन जो बेसिक के वीडियो मैंने बता रखा कि बेसिक क्लास जो बता रखा कि 10 12 15 क्लासेस है बेसिक, उसमें क्लॉज क्या होता है वो बता रखा है, सेंटेंस क्या होता है वो बता रखा है, फ्रेज क्या होता है बता रखा है। तो उसको देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उन बातों को फिर से यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उस वीडियो को अलग से बना के रखा कि वर्ड्स क्या है, क्लासेस है, क्लॉजेस क्या है, सेंटेंसेस क्या है। ये किसी को भी कनेक्ट कर सकता है, सिर्फ कनेक्ट कर सकता है, जोड़ना, वर्ड्स को भी, फ्रेजेस को भी, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को भी, क्लॉजेस को भी। जरा एग्जांपल लेते हैं, दो तीन सेंटेंस देखते हैं। ये चार चीजों मतलब सिर्फ कनेक्ट करने का काम, कनेक्ट करने के अलावा इसका दूसरा कोई काम नहीं है। अब कनेक्ट करने का क्या सेंस है, जरा इसको हम लोग देखते हैं। जैसा हम सेंटेंस लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा सेंटेंस। अगले पेज पर सेंटेंस लेता हूं मैं। जो सेंटेंस ले रहा हूं मैं, एक सेंटेंस लिया, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। एक सेंटेंस ये है। इसमें गौर कीजिए कि इसमें एक वर्ड आया, कौन सा वर्ड आया? बिफोर। चलिए सेकंड सेंटेंस लेते हैं। यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी।
इसमें मी आया, सॉरी ये बिफोर आया, बिफोर आया। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, थर्ड सेंटेंस लेते हैं। I had reached the station before the train left. I had reached the station before the train left. अब ये बिफोर, तीनों सेंटेंस में बिफोर है। ऑल द थ्री सेंटेंसेस हैव बिफोर। जितने भी सेंटेंस हमने लिखा सब में बिफोर का इस्तेमाल किया हुआ है। अब समझना यह है कि इस तीनों सेंटेंस में बिफोर क्या एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है या अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज हो रहा है? एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है या अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो रहा है? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मेरी बात है? समझ में आ रही है मेरी बात कि एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच? अब देखते हैं कि हो क्या रहा है। थोड़ा सा बेसिक तो आपको पहले से पता है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, इसमें जो बिफोर का इस्तेमाल किया गया कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, यही सेंस है कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, इसका मतलब क्या है कि देखने के टाइम की बात कर रहे हैं। देखने के आप टाइम की बात कर रहे हैं कि आपने उसे पहले कभी नहीं देखा, कि देखने के टाइम की बात हो रही है कि आपने उसे पहले कभी नहीं, देखने की टाइम की बात हो रही है कि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं पहले। तो इसका मतलब ये जो बिफोर है ये बात कर रहा है सीन की, कि मैंने उसे कभी पहले नहीं देखा। तो ये डेफिनेटली क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब। और इसमें एक एडवर्ब ये भी है, ये भी है, क्योंकि ये दोनों ही देखने की बात कर रहा है, ये भी और बिफोर भी, और दोनों एडवर्ब है। नेवर भी कोई पूछेगा क्या, नेवर मतलब कभी नहीं, अब बिफोर का मतलब पहले, यानी दोनों बातें जो है वो वर्ब के विषय में ही है कि मैंने कभी भी नहीं देखा उससे पहले, या उससे मैंने पहले कभी नहीं देखा। यही एसेंस कि मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा। तो जब आपने किसी को पहले कभी नहीं देखा तो देखने के टाइम की बात हो रही है, तो देखने के टाइम की बात हो रही है, इसलिए ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब। अब चलो दूसरी बात करते हैं। यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, इसमें बिफोर है कि तुम मेरे सामने खड़े हो। यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, कि तुम मेरे सामने खड़े हो। यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, तुम मेरे सामने खड़े हो। अगर हम कह रहे हैं कि तुम मेरे सामने खड़े हो, तो इसका मतलब पोजीशन बता रहे हैं, आप अपना पोजीशन और उसकी पोजीशन, पोजीशन बताया जा रहा है। इसका मतलब ये जो बिफोर है ये है प्रीपोजिशन। क्या है ये, प्रीपोजिशन। ये बिफोर है प्रीपोजिशन। यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, कि तुम मेरे सामने खड़े हो। यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, तुम मेरे सामने खड़े हो। अब इस सेंटेंस में जब आते हैं तो आई हैड रीच द स्टेशन, कि मैं स्टेशन पहुंचा। अब देखो, अब आई हैड रीच स्टेशन, ये जो है आपको पता है आई हैड रीच द स्टेशन, ये एक क्लॉज है, जो क्लॉज का डिफिनेशन बताया उसमें देख लेना। एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये था ट्रेन लेफ्ट, कि दोनों में सब्जेक्ट वर्ब है। इसमें भी आई हैड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, इसमें भी देखो सब्जेक्ट वर्ब है, ट्रेन सब्जेक्ट है और लेफ्ट, ये दो क्लॉज है। अब आप स्टेशन पहुंचे, आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, कि ट्रेन के जाने से पहले आप स्टेशन में पहुंच गए। आप दो घटनाओं के बीच में आपको जोड़ रहे हैं, कि एक तो ट्रेन के जाने की बात थी कि ट्रेन चली, और दूसरा था कि आप स्टेशन पहुंचे। तो इस दोनों को आप जोड़ने का ही तो काम कर रहे हैं, कि दो क्लॉज था, एक क्लॉज क्या कि द ट्रेन लेफ्ट, और एक क्लॉज है आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, द ट्रेन लेफ्ट, आई हैड रीच्ड द स्टेशन। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज भी लिख देते, अलग अलग भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिफोर को लिखने से इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, बिफोर लिख देने से इसमें क्या हो गया कि दो को आपने सिर्फ क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। दो को आपने सिर्फ क्या किया, कनेक्ट कर दिया है। दो चीजों को आपने कनेक्ट कर रखा है। तो जब दो चीजों को हमने कनेक्ट कर रखा है, दो बातों को हमने कनेक्ट कर दिया है, दो चीजों को हमने जोड़ रखा है,
तो जब कनेक्ट करते हैं, जब जोड़ते हैं तो कंजंक्शन होगा। तो इसमें तो सिर्फ बिफोर क्या कर रहा है, सिर्फ जोड़ने के अलावा कोई काम कर रहा है क्या? जोड़ने के अलावा तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो जब जोड़ने के अलावा ये कोई काम ही नहीं कर रहा है, जोड़ने के अलावा ये कोई काम ही नहीं कर रहा है, यही लिखा था मियरली कनेक्ट्स। इसमें सिर्फ बिफोर क्या कनेक्ट कर रहा है, इसमें बिफोर क्या कनेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट कर रहा है और कुछ नहीं। काम क्यों हुआ, काम कैसे हुआ, काम कब हुआ, काम कितना हुआ, आदमी कैसा है, चीज कैसा है, आदमी कितने, मतलब कनेक्ट करने के अलावा कुछ नहीं। ना तो किसी नाउन के विषय में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, ना तो एक्शन के विषय में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, ना किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, ना किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ रहा है। तो जो सिर्फ और सिर्फ जोड़े, जो सिर्फ और सिर्फ जोड़े, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। ये जोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। के अलावा कुछ नहीं करने का मतलब क्या, कि काम के विषय में कुछ नहीं बता रहा, कि काम कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं बता रहा। किसी नाउन के विषय में कुछ नहीं बता रहा, कि नाउन कैसा है, क्यों, गोरा है, काला है, मोटा है, छोटा है, लंबा है, नटखट है, शरीफ है, क्या है, कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, तो यही हुआ, कनेक्ट कनेक्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। तो इसमें यह क्या है, बिफोर क्या है, कंजंक्शन, जो क्या कर रहा है, दो क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है, दो क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है, ये दोनों क्लॉज। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये है कंजंक्शन, समझ में आ गया कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन सिर्फ कनेक्ट करता है, चाहे दो वर्ड को कनेक्ट करे, चाहे वो दो क्लॉज को कनेक्ट करे, चाहे दो सेंटेंस को कनेक्ट करे, या दो फ्रेज को कनेक्ट करे। कनेक्ट कनेक्ट करने के अलावा उसका कोई दूसरा काम नहीं है। हमने एक चीज से दूसरे को क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब कंजंक्शन का जो स्ट्रक्चर है, बनावट होता है, यूज करने का जो तरीका आप देखेंगे, तो स्ट्रक्चर के आधार पे, मतलब जो वर्ड्स है, स्ट्रक्चर जो फॉर्मेट है, जो यूज करने का तरीका है, उसके आधार पे आपको बनावट, मतलब जो जिसमें वर्ड्स का यूज करने का जो तरीका, उस तरीके के आधार पे आप देखेंगे तो जितने भी कंजंक्शंस हैं उसको हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। बेसिकली दो कैटेगरी में रखा जा सकता है। जैसे कुछ कंजंक्शन आपने सुना होगा ऐसा, नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के साथ क्या होगा, बट ऑल्सो ही होगा, फिक्स रहता है। या कुछ कनेक्शन आपने कंजंक्शन ऐसा सुना होगा आपने, आइदर, इसके साथ क्या हो गया, और हो गया। ये आपने सुना होगा नाइदर, नाइदर के साथ क्या हो गया, नॉर हो गया। ये पेयर में रहता है, जैसे हम कहते हैं बोथ, तो बोथ और भी ढेर सारे बाद में लिखाऊंगा मैं सिर्फ अभी एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि बोथ है तो बोथ के साथ एंड है, एटसेट्रा, और भी होंगे, ढेर सारे हैं। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ पेयर में यूज हो रहे हैं। क्या यूज हो रहे हैं, पेयर में। ठीक है, तो कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जिसको हम पेयर में यूज कर सकते हैं। अगर एक है तो दूसरा आएगा ही, एक है तो दूसरा आएगा ही। तो जब एक है तो दूसरा आएगा ही, इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये क्या हो गया, को रिलेटिव्स कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। क्या कहेंगे इसको, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये हो गए कोरिलेटिव कंजंक्शंस हो गए। ठीक है, क्या करते हैं ये, एक दूसरे को, मतलब पेयर में, जब भी आएंगे तो पेयर में ही आएंगे, अकेले नहीं आ सकते, जब भी आएंगे तो पेयर में ही आएंगे, इसलिए उसको कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। क्या कहेंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। क्लियर हो गया। अब कुछ ऐसे भी, मतलब जो पेयर में आते हैं, हमेशा एक आएगा दूसरा भी आएगा, उसको कोरिलेटिव्स कहते हैं, या तो कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, या सिंपली, कई बुक में सिंपल लिखा रहेगा कोरिलेटिव्स। क्या लिखा रहेगा, को रिलेटिव्स, सिंपल लिखा रहेगा कोरिलेटिव्स, इतना ही लिखा रहेगा कोरिलेटिव्स। ऐसे हो गया, ये स्ट्रक्चर हुआ, बनावट हुआ, कि बनावट के आधार पे। कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे हम लिखते हैं, ऐसे वर्ड्स भी आपको मिलेगा देखने को, कभी मिलेगा, इन ऑर्डर दैट, ऐसे ही मिलेगा। या फिर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, प्रोवाइडेड दैट, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। या लिखा मिलेगा एज इफ, या एज दो, ऐसा भी देखा होगा आपने। या लिखा हुआ मिलेगा एज वेल एज, या मिलेगा एज
soon as, ऐसा भी देखा होगा, ऐसे भी कनेक्टर्स मिलते हैं आपको, ढेर सारे ऐसे मिलेंगे आपको कनेक्टर्स। तो इस तरह के जो कनेक्टर्स हैं, इस तरह के जो कनेक्टर्स हैं, तो ये एक्चुअली देख क्या होगा, मोर देन वन वर्ड, ये पेयर नहीं है, ये क्या है, मोर देन वन वर्ड, कि काम कर रहे हैं कंजंक्शन का, काम कर रहे हैं कनेक्ट करने का, लेकिन जो कनेक्ट करने का जो काम है, ये कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक से अधिक वर्ड के साथ आकर, पेयर नहीं कि एक आएगा दूसरा आएगा, बस ये एक से अधिक वर्ड है, मतलब एक वर्ड का कंजंक्शन नहीं है, एक वर्ड का, एक से अधिक वर्ड, प्रोवाइडिंग है, दैट है, इन ऑर्डर दैट है, एज इफ है, तो ये कोई पेयर नहीं है कि एज के साथ इफ का पेयर है या एज के साथ दो का पेयर है, तो ये एक से अधिक वर्ड ही मिलकर कंजंक्शन का काम करते हैं। तो जब एक से अधिक वर्ड हो और वो सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करता हो, एक से अधिक वर्ड हो और सिर्फ क्या करता हो, कनेक्ट करता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड कंजंक्शन, यानी ऐसे कंजंक्शन का जो नाम रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा, इस तरह कंजंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह कंजंक्शन को कहेंगे हम लोग कंपाउंड कंजंक्शंस, क्या कहेंगे, कंपाउंड कंजंक्शन, इस तरह के वर्ड्स को हम लोग कहेंगे कंपाउंड कंजंक्शन। जरा फटाफट लिख लीजिए, फटाफट सारे वर्ड लिख लीजिए। लिख लिया, तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, कंपाउंड कंजंक्शंस, यानी स्ट्रक्चर देखा जाए, बनावट देखा जाए, तो बनावट के आधार पे हमारे पास दो कंजंक्शंस हो गए, एक तो हो गए कोरिलेटिव्स और एक हो गया कंपाउंड कंजंक्शंस, ये बनावट की बात है, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अब जितने भी कंजंक्शन का जो फंक्शन है, यूज क्या करता है, तो फंक्शन की अगर बात करें, यूज, अभी तो हमने फॉर्म की बात की, बनावट की, जो बनावट है, बना कैसा है, स्ट्रक्चर किस तरह के वर्ड्स का यूज हुआ, तो बनावट के आधार पे देखा गया, वर्ड्स के यूज तो दो तरह के थे, और फंक्शंस या यूज के आधार पे देखेंगे कि फंक्शंस और यूज क्या है, कि करता क्या है कंजंक्शन, तो करता है क्या, कंजंक्शन कनेक्ट करने का काम करता है, तो कैसे कैसे कनेक्ट करता है, हाउ, फंक्शंस कैसे करता है, हाउ इट कनेक्ट्स, ये कनेक्ट करने का काम कैसे करता है, तो इस कनेक्ट करने के ज्वाइन करने के आधार पर इसको हम बांटे कि करता कैसे, काम कैसे करता है सेंटेंस में, ये फंक्शन कैसे करता है, इसका यूज कैसे होता है, तो यूज या फंक्शन या इसके काम करने के आधार पर अगर इसको हम बांटे, काम करने के आधार पर इसको हम बांटे, तो फिर ये कंजंक्शन जो होता है बेसिकली दो तरह के मिलेंगे आपको, फिर दो ही तरह के मिलेंगे, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यह एक बात और ध्यान रखिएगा, कंजंक्शन के टाइप्स को ही देखकर आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं आसानी से कि आपका जो सेंटेंस है, आपका जो सेंटेंस है
वो कंपाउंड सेंटेंस होगा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ये भी डिसाइड हो जाता है। कंजंक्शंस देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं, हो जाता है डिसाइड। बहुत कम एग्जाम में आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिजाइन करना, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आता होगा तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन कंपाउंड्स, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को देखकर आप डिसाइड कर लेंगे कि सेंटेंस कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है, पता चल जाता है। अब सबसे पहले ये हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या है। एक एक करके हम इसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, एक एक वर्ड को हम लोग देखते हैं। जैसे हमने पहला लिखा कोऑर्डिनेटिंग, फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट। एक्चुअली ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, कंजंक्शंस, ये जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो इसका बेसिकली मतलब ये है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट तब होता है जब दो इक्वल रैंक के लोगों को एक साथ बिठा दे। तो मैं कह रहा था कि कोऑर्डिनेट तब होता है जब दो इक्वल रैंक, एक्चुअली बीच में अभी आवाज चली गई थी इसलिए इसको कट करना पड़ा था। तो जब दो इक्वल रैंक के लोगों को हम कनेक्ट करते हैं या चीजों को कनेक्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है बात करते हैं हम किसकी, इक्वल रैंक्स। तो इक्वल रैंक्स कह दीजिए, या फिर आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जो भी हो, स्टेटमेंट्स हो, क्लॉजेस हो, जिसको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तभी कोई कोऑर्डिनेटिंग होता है। तो सपोज करो कि कोई कहता है इंडिया इज एन एशियन कंट्री, और एक सेंटेंस है कि फ्रांस इज अ फ्रांस इज कुछ गड़बड़ी सी लग रही थी। क्या? इंडिया इज एन एशियन कंट्री, फ्रांस इज अ यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन का ये स्मॉल लिखे। तो फ्रांस इज एन यूरोपियन कंट्री और इंडिया इज एन एशियन कंट्री। अब इस दोनों सेंटेंस को अगर हम देखें तो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट देख रहे हैं। तो ये दोनों सेंटेंस है और इस दोनों को अगर हम जोड़ दें, और एक दूसरे को कोई लेना देना, इंडिपेंडेंट है ना। मान लो हम कह रहे हैं कि इंडिया इज एन एशियन कंट्री, इसको फ्रांस इज यूरोपियन कंट्री से क्या लेना देना है, कोई लेना देना है। लेकिन अगर आपको सेंटेंस बनाने की जरूरत पड़ जाए इसको कनेक्ट, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही तो कनेक्ट कर देंगे कि इंडिया इज एन एशियन कंट्री एंड फ्रांस इज अ यूरोपियन कंट्री। ठीक है। तो आपने क्या किया, इस एंड से आपने क्या कर दिया, तो इस एंड से आपने सिंपली दो स्टेटमेंट को ऐड कर दिया। ठीक है, दो स्टेटमेंट को सिंपली आपने एक स्टेटमेंट को दूसरे से ऐड कर दिया। तो सिंपली अगर दो स्टेटमेंट को एक दूसरे से हम ऐड करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव। कॉपुल सुना होगा ना हमने, कपल, पेयर बनाना।
तो जो कंजंक्शन सिर्फ एक स्टेटमेंट को दूसरे सिर्फ ऐड कर दे रहा है, सिर्फ ऐड कर रहा है, दो स्टेटमेंट को साथ ला दे रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट, जिसको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे क्यूमुलेटिव। क्या कहेंगे? क्यूमुलेटिव कहेंगे। तो एंड क्या हो गया? क्यूमुलेटिव हो गया। तो आपको देखना है कि काम क्या कर रहा है। कोई भी अगर सिंपली आपको क्या करे, कोई भी ऐसा वर्ड हो जो सिर्फ एक दूसरे को साथ ला दे, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से कनेक्ट करते जोड़ दे, तो ऐसे कनेक्टर को तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कहेंगे ही। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में वो क्या हो जाएगा? क्यूमुलेटिव हो जाएगा। अब सपोज करो कि आप लिखते हैं he is ill yet he is working। अब इसमें देखो, he is ill ये भी एक क्लॉज है, he is working ये भी। अब सिंपल सा अगर he is ill लिख दे तो भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, और he is working भी अगर आप कहेंगे तो भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। अब इस दोनों को आप अगर एक साथ ला रहे हैं तो ये भी एक क्लॉज बन जा रहा है, ये भी एक क्लॉज बन जा रहा है, यही बात हो रही है। और येट क्या कर रहा है कि इस दोनों क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है, ये तो कर रहा है। लेकिन इस दोनों क्लॉज का जो रिलेशन आप देखिएगा तो रिलेशन कैसा है, दोनों क्लॉज का रिलेशन कैसा है? तो दोनों क्लॉज का रिलेशन कुछ ऐसा है, दोनों क्लॉज का कुछ रिलेशन ऐसा है कि जो बातें एक दूसरे में कही गई है वो एक दूसरे से अपोजिट है। जो बातें एक दूसरे में कही गई है वो बातें क्या है कि अपोजिट। जैसे हम कहते हैं अगर वो बीमार है, तो अगर बीमार है तो क्या होना चाहिए? बीमार है तो फिर क्या होना चाहिए? आराम करना चाहिए उसको। बीमार है तो आराम करना चाहिए। तो अगर बीमार है तो, और बीमार है तो वो काम कर रहे हैं, तो जहां बीमार है तो उसको आराम करना चाहिए, वो बीमार में वो क्या काम कर रहा था, एक दूसरे के अपोजिट बात हो गई ना। तो ये अब यहाँ पे यट होता, मान लो स्टिल होता, या फिर मान लो नॉनदिलेस होता है, हाउएवर होता, कुछ भी हो सकता था ना, बट हो सकता था। तो ये सारे क्या कर रहे हैं? अपोजिट बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसको एडवर्सेटिव कहेंगे कि ये इस तरह का कंजंक्शन जो भी हो जाएगा जो दो अपोजिट बातों को जोड़ता हो उसको एडवर्सेटिव कहेंगे। ये क्या करता है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या कि अपोजिट फैक्ट्स को जोड़ता है या कॉन्ट्रास्टिंग फैक्ट्स को जोड़ता है। कॉन्ट्रास्ट यानी जब दो बातों को आपने ऐसे जोड़ रखा है जो एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के खिलाफ है, यानी जो कह रहे हैं उसके जैसा नहीं, उसके विपरीत है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्सेटिव। उसको क्या कहेंगे हम लोग? एडवर्सेटिव। ठीक है। तो अब काम देखते हैं, सिर्फ दो फैक्ट को हमने क्या क्या ज्वाइन कर दिया तो क्यूमुलेटिव है। दो ऐसे फैक्ट को हमने ज्वाइन कर दिया जो एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या है? हाँ, एडवर्सेटिव हो गया। ठीक है। अब इसी तरह से मान लो आप कहते हैं, आपने कहा वर्क हार्ड और लीव द प्लेस। अब ये क्या हो रहा है कि वर्क हार्ड और लीव द प्लेस, क्या मतलब हुआ? या तो कड़ी मेहनत कर लो, या तो कड़ी मेहनत कर लो, या जाओ यहां से। या तो कड़ी मेहनत कर लो या फिर जाओ यहां से, यही कहना चाह रहे हैं, या तो कड़ी मेहनत करो या यहां से जाओ। तो चॉइस दे रहे हैं ना ये, और क्या कर रहा है? चॉइस दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है, चॉइसेस दे रहा है, ऑप्शंस दे रहा है, अल्टरनेटिव्स दे रहा है। अल्टरनेटिव दे रहा है, अल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ? विकल्प। कि आप सामने वाले को विकल्प दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं। आप सामने वाले को विकल्प दे रहे हैं, आप सामने वाले को चॉइस दे रहे हैं, आप सामने वाले को अल्टरनेटिव दे रहे हैं। तो जब हम किसी को ऑप्शन दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं, अल्टरनेटिव विकल्प दे रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, चॉइस है आपकी, आपकी मर्जी। तो अगर आपको चॉइस देना है, अल्टरनेटिव देना है, अल्टरनेटिव्स देना है, विकल्प देना है, तो ऐसे कंजंक्शन को आप नाम देंगे डिसजंक्टिव। डिस सब ये किसके टाइप है? कोऑर्डिनेटिंग के। डिसजंक्टिव, डिसजंक्टिव्स या अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स। या फिर अगर एस नहीं लगाना चाहते इसमें, जैसे क्यूमुलेटिव्स कह दिया, एडवर्सेटिव्स कह दिया, तो या तो एस लगा सबके बात कर लेंगे, एडवर्सेटिव्स, क्यूमुलेटिव्स, या नहीं तो फिर पूरा नाम देंगे क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, डिसजंक्टिव कंजंक्शंस या अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, नाम देंगे पूरा अल्टरनेटिव कंजंक्शन, या तो फिर अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, या जैसे मतलब कोरिलेटिव कंजंक्शंस।
तो या तो कहेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन या कोरिलेटिव्स कहा था, ऐसे इसमें यूज करते हैं अल्टरनेटिव्स या अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, जो आपको सहूलियत हो, जो आपको अच्छा लगे वो कह सकते हैं। अब कभी कभी क्या हो सकता है कि सेंटेंस तो ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी हम इस तरह की बात भी कर सकते हैं। डोंट लीव मी alone, for I will start crying। यार डोंट लीव मी अलोन फॉर आई विल स्टार्ट क्राइंग। जरा आप सोचिए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, जरा आप मीनिंग निकालिए, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा आपके हिसाब से, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा, क्या मीनिंग होना चाहिए? क्या मीनिंग होना चाहिए बताइए, आपके हिसाब से इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होना चाहिए? मीनिंग समझ में आ रहा है? कुछ कुछ क्लियर हो रही है बात कि क्या मीनिंग हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी जा रही है आपके दिमाग में, क्या संभावनाएं बन रही है? डोंट लीव मी अलोन फॉर आई विल स्टार्ट क्राइंग। ये जो फोर है, सबसे पहले तो कई लोगों को यही समझ में नहीं आता कि फोर कंजंक्शन भी होता है। कई स्टूडेंट को अगर कहेंगे कि फोर कंजंक्शन भी होता है तो कोई लोग मानेगा ही नहीं। तो फोर कंजंक्शन कैसे हो सकता है? फोर तो बस प्रीपोजिशन होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये कि फोर तो प्रीपोजिशन होता है, आपने पढ़ा होगा ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब ऐसे इस्तेमाल कर, ड्यूरेशन बताने के लिए, पीरियड बताने के लिए फोर का इस्तेमाल करें, तो प्रीपोजिशन है। ये कब से होने लगा कंजंक्शन? तो फोर कंजंक्शन भी है। और यहां जो फोर है, ये फोर यहां पर बता रहा है, अगर ठीक ढंग से मीनिंग देखेंगे इसका, तो फोर यहां पे बता रहा है इन्फरेंस। इन्फरेंस मतलब अनुमान, एक तरह से स्पेकुलेशन। इस इन्फ्रेंस है, स्पेकुलेशन है, एक अनुमान है, एक अंदाजा है। आप जैसे कहते हैं मुझे छोड़ के ना जाओ, कहीं मैं रोने ना लग जाऊं। डोंट लीव मी अलोन, कि मुझे अकेले मत छोड़ो, फॉर आई विल स्टार्ट क्राइंग। आप कहना चाहते हैं मुझे अकेले मत छोड़ो, हो सकता है मैं रोने लगूं, कहीं मैं रोने लग जाऊं, चूंकि मैं रोने लग जाऊंगा। ऐसे भी कह सकते हैं, चूंकि मैं रोने लग जाऊंगा इसलिए मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अकेला मत छोड़ो, चूंकि मैं रोने लग जाऊंगा, क्योंकि मैं रोने लग जाऊंगा। यानी यहाँ जो फोर है इसका मतलब हो गया चूंकि, क्योंकि, हो सकता है, इन्फरेंस, कि आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि अगर तुम मुझे छोड़ के गए, अगर तुम मुझे छोड़कर जाते हो, तो हो सकता है कि वह रोने लगे। जैसे हमने कहा यू विल डाई, यू विल डाई, फॉर मैन इज मॉर्टल। यू विल डाई फॉर मैन इज मॉर्टल, कि तुम तो मर जाओगे, तुम तो मरोगे, यानी मरना तो तुम्हें है ही, तुम तो मर जाओगे, तुम तो मरोगे, मरना तो तुम्हें है ही, या यू विल डाई तुम मरोगे, फॉर मैन इज मॉर्टल। तब किसी को अगर आप कहेंगे यू विल डाई तुम मर जाओगे, तो लोग को बुरा लगेगा कि भाई मुझे कह रहा कि तुम मर जाओगे, कितना गंदा आदमी है, मुझे कह रहा कि तुम मर जाओगे। लेकिन बाद में आप क्या कर रहे हैं कि आप लगा रहे हैं फोर, बाद में क्या कर रहे हैं आप लगा रहे हैं फोर, फोर मैन इज मॉर्टल, फोर मैन। अब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि तुम मर जाओगे, फॉर मैन इज मॉर्टल, चूंकि, क्योंकि ऐसा है कि इंसान मरणशील है। अब तुम भी तो इंसान ही हो, तो अगर इंसान ही मरणशील है, तुम भी मर जाओगे। तो यहाँ फोर इन्फ्रेंस लगा रहा है कि वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा भाई? क्योंकि इंसान मरणशील है, जो मरणशील है वो, जो इंसान है वो मरेगा ही, हर इंसान मरता है, जो मरणशील है वो मरेगा। तो मानव ही मरणशील है और सामने वाला इंसान, इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो मर जाएगा। तो कई वर्ड ऐसे भी हो सकते हैं जिससे हम की गेस करते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो जिस कनेक्टर से हम गेस कर रहे हो, स्पेकुलेशन कर रहे हो, इन्फ्रेंस लगा रहे हो, ऐसे कनेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? इलेटिव्स। क्या कहेंगे उसको? इलेटिव्स। आई डबल एल ए टी आई वी एस, इलेटिव्स, जिससे हम गेस करेंगे, अनुमान कराएंगे, जो एक्सप्रेस, हम क्या एक्सप्रेस इन्फ्रेंस, जिससे हम लोग क्या करते हैं? इन्फ्रेंस, अनुमान को एक्सप्रेस करते हैं।
अनुमान को व्यक्त करते हैं, अनुमान को जताते हैं। तो कोई भी ऐसा कंजंक्शन जो अनुमान को व्यक्त करता है, अनुमान को जताता है, अनुमान की बात करता है, वो क्या कहलाएगा? इलेटिव। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो चार तरह का हो गया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो चार तरह का हो गया। वो आपको कॉपलेटिव हो सकता है, वो आपको एडवर्सेटिव हो सकता है, वो आपको क्या था, अल्टरनेटिव्स हो सकता है, और वो आपको इलेटिव हो सकता है। अल्टरनेटिव्स, इलेटिव्स, कॉपलेटिव और एडवर्सेटिव, चार तरह के हो सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसी तरह से हमें ये देखना है, तो 5-10 मिनट और लगेगा हमें, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं। और बेसिकली हमें क्या करना है कि कुछ कंजंक्शंस के यूज देखने हैं, ठीक है, जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछता है, बेसिकली यही हमें करना होता है। तो अभी सिर्फ समझना है कंजंक्शंस क्या है। 10-15 मिनट और लग सकता है, चूंकि अब टाइम ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए चूंकि टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में थोड़ा सा इससे ज्यादा पॉइंट है, तो टाइम लग सकता है 10-15 मिनट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। फिर हमें बेसिकली देखना है यूज। अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं कंजंक्शंस है क्या क्या, कैसे कैसे कंजंक्शंस हो सकते हैं। बेसिकली हमें एरर में कैसे कंजंक्शन, किस किस तरह के कंजंक्शन आएगा, उस पर हमें ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्लास में ध्यान देंगे हम लोग। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।